और अपर्णा भी इस सेशन को होस्ट करेंगी। तो मैं चाहूंगी दोनों सहयोगी मंच पर आए और एक बार फिर से हो जाए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत मदन राठौड़ जी आपका न्यूज 18 राजस्थान के इस मंच राइज राजस्थान में। धन्यवाद सर। इतने सहज और सरल व्यक्तित्व की आपकी पहचान रही है, मुस्कुराते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं, लग रहा है कि अब तो हम वाकई सार्थक संवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफी गर्मा गर्मी रविंद्र यहाँ हुई थी। दरअसल अपर्णा, ये हम सभी जानते हैं कि मदन राठौड़ जी की जो शैली है वो इसी तरह की, वो हंसते हंसते बहुत गहरी बात बोल जाते हैं। और मदन राठौड़ जी के एक वरिष्ठ ने एक बार मदन जी को लेकर कहा था कि मद ना, मतलब क्या मदन राठौड़ जी आप ये मानते हैं कि बिना मद में रहे हुए, बिना अहंकार के रहे हुए भी राजनीति में अपना अस्तित्व बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, मद तो होना भी नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये हमको सिखाया गया है, इसलिए कर्म करते जाओ, इसलिए मद करने की जरूरत नहीं है। सर, क्योंकि जो हमारे सेशन का नाम है नए कप्तान राह कितनी आसान, तो उस पर भी बात हो जाए, क्या लग रहा है? देखिए, राह तो राहगीर बनाता है और पूरा करेगा भी, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो कुछ भी दायित्व मिलता है व्यक्ति को, वो ईमानदारी से निभाए तो राह आसान हो जाती है। नहीं, एक होता है कांटों का ताज, एक होता है फूलों का ताज। मदन राठौड़ जी को ये जिम्मेदारी मिले हुए अब कुछ समय बीत चुका है। मदन राठौड़ जी जब अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और जिस भव्य तरीके से न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जयपुर के लोग उतरकर स्वागत करते हैं, ऐसी अपेक्षा थी, ऐसा अंदाजा था। और ये कांटों का ताज है कि फूलों का ताज है? देखिए, इस प्रकार की अपेक्षा मैंने कभी भी नहीं की। मैं तो एक सिपाही हूं और सिपाही को जो दायित्व मिलता है, कप्तान जो दायित्व देगा, सिपाही बखूबी उसको निभाने का काम करता है। अब ये अध्यक्ष जो होता है पद, इसको कांटों का ताज भी समझ सकते हैं। कठिनाइयां तो आएगी, आती रहेगी, लेकिन अपना संबल मिलता है जनता जनार्दन का और कार्यकर्ताओं की टीम का, और उससे वो फूल बन जाते हैं, कांटे भी। बिल्कुल। और मदन जी, जब कोई नई जिम्मेदारी जब मिलती है और आपके जो पूर्व होते हैं, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, तो एक बार मिल बैठकर जरूर बात करते हैं, पूछते और समझते हैं कि आखिर कैसा आपका कार्यकाल रहा, क्या दिक्कतें, क्या अड़चने आई। सीपी जोशी जी ने क्या बताया कि क्या मुश्किल आ सकती हैं और आपकी नजर में क्या मुश्किल है? और दूसरी चीज इसमें सप्लीमेंट्री सवाल ये कि विधानसभा में बीजेपी की सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई और फिर उसके 3-4 महीने बाद ही जो हैट्रिक का सपना था 25 की 25 सीटें जीतने का, वो आप नहीं हासिल कर पाए। उसकी कसक, उसका मलाल आज भी दिखाई देता है बीजेपी में। नहीं, ये तो कसक तो रहेगी कि हम कुछ सीटें हार गए। इसका चिंतन मनन हमने किया भी है और उसका समाधान भी हमने खोज लिया। सर, चिंतन मनन तो जाहिर तौर पर संगठन कर ही रहा होगा। अध्यक्ष होने के नाते कुछ बताना भी पड़ता है और कुछ चुपचाप सुनना भी पड़ता है, लेकिन आपके मन की क्या? क्योंकि सिर्फ आप ही की पार्टी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष ही पूछता है कितना धैर्य कहां से लाते हैं आप? देखिए, वैसे इसके पीछे कई कारण रहे जो हमने सीटें खोई। एक तो कांग्रेस ने भयंकर तुष्टीकरण अपनाया, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को जातियों में बांटने का काम किया। दूसरा, अपप्रचार किया कि ये संविधान को तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार की बात कई मोर्चों पर कही गई तो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो जाता है और उसके कारण से हमको नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये सत्ता में भी आ गए, केंद्र में भी सरकार में आ गए, राजस्थान में भी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार भी बन गई। इसके बावजूद भी इन्होंने न तो संविधान को छेड़ा न कोई आरक्षण को छेड़ा। हम समाज को
संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी 140 करोड़ जनता का समग्र विकास चाहते हैं। तो ये जनता में हम इस भ्रम को मिटाने में कामयाब हो रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस मोर्चे को और पार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, वैसे तो बहुत लोग इस बारे में जान चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान आप एक अलग राह पर चलने की सोच रहे थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन मदन जी को आता है और मदन जी को कहते हैं कि मदन जी धैर्य रखिए, अच्छा होगा। थोड़ा बताइए उन्होंने क्या कहा था और क्या आपको लग रहा था कि 6 महीने के अंदर पार्टी की तरफ से आपको राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, राजस्थान से आपको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा? क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? देखिए, वैसे तो कोई फोन नहीं भी आता तब भी मैं अनुशासित सिपाही हूं और मैं अनुशासन में रह करके और मैं काम करता। मैंने निर्धारित समयावधि में ही अपने आप को संयमित कर दिया और अनुशासन में रहा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि टेलीफोन आया, तो वो कोई इतना ये नहीं था धैर्य वगैरह। उस समय एक लाइन थी, मदन राठौड़ जाकर विड्रॉ करो। तो उसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, सोचने का समय ही नहीं। और जब नेतृत्व कहता है, वैसे नहीं भी कहता, तब भी हम करते। प्रधानमंत्री जी के साथ आपके लंबे अनुभव रहे हैं, लगातार आपने उनके साथ गुजरात में भी काम किया है। थोड़े उनके अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे, उनकी दूरदृष्टि के बारे में बताना चाहेंगे और उनसे क्या कुछ सीखने को एक राजनेता को मिलता है? देखिए, वो एक विराट व्यक्तित्व है और परिश्रमी है। इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने की उनकी सोच है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इस दिशा में वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और समग्र विकास, मैं एक निवेदन करूं, सबका साथ और सबका विकास, सबके प्रयास, ये इस प्रकार की उनकी सोच है। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, बहुत यानी एक्टिव और दूरगामी सोच के धनी है वो हमेशा बहुत मतलब प्रारंभ से भी हम जानते हैं, बहुत मतलब जैसे नई आधुनिक व्यवस्थाएं उनके पास में थी। वो पूरे दुनिया का भ्रमण कर चुके थे, कई पहाड़ों में घूम घूम करके उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। इसलिए विराट व्यक्तित्व है वो, उसको पार पाना संभव नहीं है। कई मोर्चों पर हम देख सकते हैं तो लगता है कि इसमें वो सफलतम है, तो दूसरे मोर्चे पर देखें तो वहां पर भी वो सफलतम है। एक तो वो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। उनकी सोच है कि पूजा पद्धति किसी की कोई भी हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं भी जाके पूजा करे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, देशभक्ति चाहिए,